पूर्वक सुनते रहिए बस, ठीक है। तो इसलिए ऑन स्क्रीन आपको अभी पढ़ाते हैं, चूंकि आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखता है और लाइव आने पे डिजिटल बोर्ड पे ये थोड़ा उतना स्पष्ट नहीं दिखता है। और बाकी इसमें चूंकि आपको टाइम ज़्यादा लगता है, चूंकि 86 क्वेश्चन है तो कम से कम तो 1.5 से 2 घंटा तो लगातार खड़े रहना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और थकावट ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको मेन रूप से आपको समझाना है, इसीलिए हमने जो है यही विधि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव सेशन है उसके लिए आप कर लेंगे। बाकी आपको थ्योरी हमने करा ही रखा है, तो बस थ्योरी को देख लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, बहुत बाद में जुड़े हैं, तो वो लोग जा कर के सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा अनुभव है कि जितना हमने बताया उसी में से सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। या आप अनुमान कीजिएगा कि अगर आप कोई मार्केट का सेट खरीदते होंगे तो आप देख पाते होंगे कि जो हमने पढ़ाया है वही सब सेट में भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप आसानी से बना भी लेते होंगे। ये हमें पूरा विश्वास है कि मार्केट का जो भी सेट अगर आप लोग बनाइएगा तो आसानी से बना लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको वो सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, योजना आयोग का काम ही होता है कि योजना बना करके देश का विकास करना। तो सबसे पहले योजना जब बनेगा तो क्या होगा कि राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी। तो मेन उद्देश्य जैसे यातायात की सुविधा देना या जो भी आपका जो भी फैसिलिटी देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उससे क्या होता है कि जो देश का है, राष्ट्र का आय में वृद्धि होता है। बिल्कुल ये उद्देश्य होता है। उसके बाद जैसे मान के चलिए कोई भी डैम बनाया गया या कोई भी योजना आया कृषि विकास का, जैसे आपका आ गया हरित क्रांति आई, तो वो सबसे क्या होगा, तो उस सब से क्या होगा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी। उसके बाद जो है यहाँ पर जो संपत्ति है में असमानता, जो गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है, ठीक है, जो संपत्ति में असमानता है वो भी घटेगा। जो अमीर और गरीबों के बीच में अभी क्या बहुत ज़्यादा असमानता है। जो भी विकासशील या अविकसित देश हैं तो उसमें गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा असमानता होता है। इसका मतलब अगर कई जगह क्या होगा कि गरीब 2000 का महीना कमा रहा है तो वहीं जो अमीर है वो 2 लाख का महीना कमा रहे हैं, ठीक। तो ऐसा चीज़ आपको विकासशील या अविकसित देश में दिखेगा। लेकिन जब आप अमेरिका चले जाइएगा तो वहाँ पे अगर अमीर व्यक्ति 4000 कमा रहा है तो गरीब व्यक्ति 3000 कमा रहा है, मतलब 1000 का अंतर दिखेगा। बहुत मिनिमल वहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको अंतर दिखाई देता है। लेकिन भारत में क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो ये भी इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। उसके बाद निर्धनता, जो गरीबी है उसका भी उन्मूलन हो, तो इसके लिए भी आपने देखा होगा कि पंचवर्षीय जो 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी वो क्या थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये सब जो है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, तो ये सारे उद्देश्य हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 से अधिक। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप जा करके सेट डाल दिया गया है, और ये 9 to 12 वाले में सोशल साइंस में, तो जा कर के आप लोग सेट बना लीजिएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। चूंकि आप समझे रहिएगा तो आप सब सही कर लीजिएगा, तो एक बार बना लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुन पा रहे हैं अच्छे से और समझ भी पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, लाइव नहीं आ रहे हैं, उसका मेन उद्देश्य आपको हमने बताया ही कि लगातार 2 घंटे खड़े रहने में हम भी थकावट महसूस करते हैं, और आप लोग को मेन रूप से जो है स्क्रीन भी इसमें क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट आपको दिखता होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्थान है, यानी संविधान में उसका जिक्र नहीं है, संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन वो भारतीय जो सरकार है, भारत की सरकार, वो उसको लागू कर रखा है, लेकिन वो उसकी चर्चा कहीं पे भी संविधान में नहीं किया गया है। तो देखिए, वित्त आयोग का संविधान में चर्चा है, निर्वाचन आयोग का संविधान में चर्चा है, लेकिन जो नीति आयोग है या योजना आयोग है इसकी चर्चा संविधान में नहीं है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है बाद में हुआ है। योजना आयोग 1950 में आई, ठीक है, तो ये बाद में आई, संविधान बनने के बाद आई, जब यह हमारे पंडित जो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस के दौरे पे गए थे, समाजवादी देश है रूस, तो वहीं पे उन्होंने देखा कि वहाँ की सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से रूस का विकास करती है, तो वहीं से यह कॉन्सेप्ट हमारे देश में आया।
तो यहाँ पे देखिए निर्वाचन आयोग हो चाहे वित्त आयोग हो, ये सब की चर्चा संविधान में है, लेकिन नीति आयोग की चर्चा नहीं है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो भी हो, आप लोग अपना स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना जो है जनवरी 2015 में हुई थी। ठीक है, तो कई बार पूछ देगा। और नीति आयोग को के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। जैसे अभी पूछ देगा तो अभी हमारे जो भी नरेंद्र मोदी हैं माननीय प्रधानमंत्री, उनका नाम ले लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आर्थिक आयोजन अनिवार्य जो अभिलक्षण। आर्थिक आयोजन मतलब क्या होता है, आयोजन मतलब कोई भी जो भी योजना है उसको क्रियाबद्ध तरीके से संचालन करना, तो वही है आर्थिक का आयोजन। मतलब धन का जो है आयोजन, उसको ढंग से किस प्रकार से मतलब उसको चलाया जाएगा, तो जिससे कि सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का, उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो आपको हमने पहले ही बताया कि सर्वप्रथम जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था जो रूस है, वहीं पे आपका आर्थिक आयोजन की बात की गई। आर्थिक आयोजन मतलब सब में बराबर रूप से जो है मनी का बंटवारा हो। जैसे मान के चलिए कोई गरीब कंट्री है, ठीक है, उसके पास उतनी संसाधन नहीं है, तो जितना ही संसाधन है उसमें सबको मिलना चाहिए, सबको हक मिलना चाहिए। उसको हम आर्थिक आयोजन के रूप में देखते हैं। जैसे आप लोग टीचर का देखते होंगे, टीचर का नियोजन, आयोजन या नियोजन एक ही चीज है। टीचर को नियोजित किया गया था, क्यों किया गया था, इसलिए कि सरकार के पास उतना फंड नहीं था, इकोनॉमी नहीं था, तो सरकार नियोजन करके उसको जो है कम सैलरी पे, यानी सबको कम कम सैलरी दे करके रोजगार भी दी, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास की, तो उसी को बोलते हैं आयोजन। तो ये समाजवादी जो होता है अर्थव्यवस्था का ही लक्षण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो आर्थिक आयोजन है वो किसका अनिवार्य अभिलक्षण है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का। 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया था। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा का जो प्रतिपादन है, तो इसका नाम याद रखिएगा, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया था। आर्थिक नियोजन विषय है। ठीक है, तो देखिए आर्थिक नियोजन जो विषय होता है वो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग समवर्ती सूची में रखेंगे। जो आर्थिक आयोजन है वो केंद्र और राज्य दोनों के सम्मिलित रूप से किया जाता है, इसीलिए यह समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन या आयोजन जो भी है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या, तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या, योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है। ठीक है, तो इसका 6 वर्ष होगा। ठीक है, 6 वर्ष ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ये क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में फिर से एक बार इसको क्लियर होंगे, थोड़ा सा मुझे डॉट लग रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अनाच्छादित लिखा हुआ, इसका थोड़ा सा मीनिंग मुझे निकालना पड़ेगा। एक सेकंड, इसको हम दूर कर ही लेते हैं, थोड़ा सा एक बार इसको गूगल पे भी सर्च करके देख लिया जाए। कई बार क्या होता है कि मिस्टेक रहता है। ठीक है, क्योंकि अनाच्छादित शब्द यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे। ठीक है, 6 ईयर तो होगा ही, हमने भी 6 ईयर लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा एक बार मैं दूर कर लेता हूँ, जो मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, 6 ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा नेट पे भी इसको देख लेता हूँ एक बार।
टेस्ट जो आपका 11 था उसमें कुछ क्वेश्चन में क्या हुआ था कि आंसर में लिखा हुआ सही था लेकिन उसका ऑप्शन गलत था, ठीक है। 6 वर्ष होगा, अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या जो है 6 वर्ष ही दिया गया है, ठीक है। तो आंसर 6 वर्ष ही सही है, अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या 6 वर्ष है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन होता है जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, उसको आप लोग भी अगर आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रूर उसको नेट पे सर्च करके सुधार लीजिए। कई बार क्या होता है वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है और आप गलती कर बैठते हैं, ठीक है। भारत में योजना अवकाश था, तो योजना अवकाश हमने बताया था आपको, प्रथम जो योजना अवकाश आया था वो 1966 से 1969 के बीच में आया था, ठीक है। 3 वर्ष ये रहा था और जब सूखा के पश्चात आया था तो 1966 में जब सूखा आया और साथ साथ आपका जो भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध तो हुआ ही था 1962 में, भारत पाकिस्तान युद्ध। तो मेन रूप से जो योजना अवकाश जो हुआ था वो जस्ट सूखे के पश्चात ही हुआ था, तो 1966 से 69 हुआ था। तो यहाँ 1966 वाला एक ही ऑप्शन है, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1966 के सूखे के पश्चात ही योजना अवकाश हुआ था। अब कहिएगा योजना अवकाश किसको कहते हैं, तो देखिए सरकार पहले क्या करती थी, 5-5 वर्ष का योजना बना करके, मतलब फंड को 5 वर्ष के लिए दे करके विकास करती थी। लेकिन जब यहाँ पे आपका युद्ध होता है, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, साथ साथ सूखा जब पड़ जाता है तो भारत की आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। तो भारत के पास उतना इनकम नहीं होता, आय नहीं होता है जिससे कि वह 5 वर्ष का योजना बना पाए। तो उस स्थिति में उसने सालाना योजना बनाया, वार्षिक योजना, साल का एक, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं 1966 से 69 जो है योजना अवकाश रहा, यानी 5 वर्षीय योजनाएं नहीं बनाई गई बल्कि वार्षिक सालाना योजना बनाया गया, तो उसी को हम बोलते हैं योजना अवकाश। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, और खास करके औद्योगिक विकास, इसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विशेष फोकस किया गया था किस पे, तो जो भी हैवी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, खास करके भारी उद्योग पे यहाँ पे विशेष फोकस किया गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है, निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया था पीसी महालनोबिस ने किया था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग, खास करके इस्पात उद्योग, लोहा उद्योग, कोयला उद्योग, ये सब जो भारी भरकम उद्योग है उस पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि इसी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आपके देश का हो पाता, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है, आप लोग जवाब देते रहिए बस। उद्योगों के विकास एवं औद्योगिकीकरण की नीति किस योजना के अंतर्गत आई। देखिए, पंचवर्षीय योजना से आपको इकोनॉमिक्स में 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित तौर पे ही पूछे जाएंगे, नो डाउट, एकदम 100% आप लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको अभी तुरंत हमने बताया था, औद्योगिक विकास और औद्योगिकीकरण की बात द्वितीय पंचवर्षीय योजना की देन थी और पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 9 नंबर तक अब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दिया, पहला ने कृषि को दिया, दूसरा ने किसको प्राथमिकता दिया, तो भारी उद्योग समझ ही गए, लोहा इस्पात ये सब का। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग को प्रोत्साहन दिया। आप लोग बस सुनते रहिए, उसी में आप लोग का काम बन जाएगा, आप लोग को घबराने की बात नहीं। कई लोग इकोनॉमिक्स से डर रहे हैं, अगर डर रहे तो फिलहाल आपका जो मेरा कंटेंट में अभी हमने दिखाया सारा लेक्चर, उसको एक बार सुन लीजिए। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, जितना हमने आपको वीडियो बना करके डाल दिया है, अगर आप भरोसा करके केवल अच्छे से सुन के जाइएगा तो आपके 80+ मार्क्स आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख लीजिएगा, हमारे क्लासरूम के नोट से ही 80+ क्वेश्चन आपका सेम टू सेम लड़ेगा, ठीक है। चाहे वहाँ का लाइन हो चाहे क्वेश्चन हो, लड़ ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है निश्चित तौर पे मैथ रीजनिंग जो भी हम करवाते हैं, चाहे वो 9 से 12 वाले हों, चाहे 1 to 5 वाले हों, चुपचाप शांति से देखिए, ठीक है। हाँ, मार्केट में बहुत सारा है, प्रैक्टिस सेट अगर लेना है तो लेकर के बनाइए भी, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन आपको हमने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाल दिया है, उसी टाइप के क्वेश्चन आप देखिएगा, उसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन हो, तीसरा हो, या सेम टू सेम भी लड़ जाएंगे आपके, ठीक है।
किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना था। यानी महंगाई किस पंचवर्षीय योजना में नियंत्रित की गई थी, ठीक है। तो यह जो समय था चूंकि 69 से 74, ठीक है, ये जो आपका योजना अवकाश के बाद जो था महंगाई चरम सीमा पे बढ़ने लगी, तो यहाँ पे जो है मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता, मुद्रास्फीति क्या हो जाता है जब रुपया का डिवैल्यूएशन हो जाता है, ठीक है, यानी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आप जाइए आलू खरीदने और आपको बोलेगा 5,000 रुपये केजी आलू हो गया, तो समझ जाइए कि बहुत बुरा स्थिति है, मुद्रास्फीति की स्थिति है, यानी रुपया का वैल्यू गिर गया और सामान का वैल्यू जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मान के चलिए अगर, तो ऐसा स्थिति कब होगा, जैसे मान के चलिए हमारे पास रुपया है और हमने सबको बांट दिया, 1-1 लाख रुपया बांट दिया, ठीक है, मान के चलिए 1-1 लाख रुपया पूरे देश की जनता को बांट दी गई, तो जो जमीन 50,000 रुपया में बिकता था, तो अभी मान के चलिए अगर वो जमीन 1 लाख रुपया में भी बिकेगा तो सभी लोग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो यही जमीन का रेट अब 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख तो सबके पास है, तो सब खरीदने के लिए मारा मारी करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। ये क्या करेगा, 50,000 का जमीन 5 लाख बोलेगा, तब ये बेचेगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा, मतलब सिंपल समझाने के लिए हमने बोला कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब रुपया का डिवैल्यूएशन हो जाएगा, और वो तब होगा जब लोगों के पास मनी ज़्यादा आ जाएगा। तो वो स्थिति जो होती है, खास करके अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे वेनेजुएला है अभी वर्तमान में जो दक्षिणी अमेरिकी देश है, वहाँ पे आप जाइएगा तो 1-8 लाख रुपया में 1 कप चाय होगा आपको। इंडियन करेंसी अगर आप 1 लाख रुपया दीजिएगा तो आप 1 कप चाय पी पाइएगा, ठीक है, वहाँ पे। तो आप समझ जाइए कि वहाँ कितना जो है इसका डिवैल्यूएशन हो गया, ठीक है। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति, इसका आंसर तो बता दिए ना, हाँ चलिए, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति का जन्म हो गया। तो आपको पता होगा कि हरित क्रांति जो 1970 के दशक में हुआ, यानी 1966 के बाद ही हुआ। तो वो पंचवर्षीय योजना कौन सा होगा, तो जैसे देखिए 50 से मान के चलिए शुरुआत हुआ, ठीक है, तो 50 से 3 योजना के बाद तो आप 1966 में पहुंचिएगा, 1565, तो 66 में तो आपका बंद ही हो गया, 66 से 69 आपका क्या हो गया, योजना अवकाश हो गया, ठीक है। तो जो कृषि नीति बनाई गई और यहीं पे जो है सुखाड़ उखाड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिला, स्थिति चरमराई देश का, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि नीति बनाई गई और हरित क्रांति का जन्म हुआ, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो विकास किस योजना में कृषि में हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा कृषि में उन्नति हुई। और कृषि पे ध्यान कब दिया गया था, तो सबसे प्रथम जो योजना आया था, योजना का जो योजना आयोग स्टार्ट हुआ था, तो प्रथम जो योजना पंचवर्षीय योजना है उसी में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। चलिए, अभी तुरंत हमने बोला गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के समय में दिया गया और वो 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य, देखिए सेम वही क्वेश्चन फिर पूछ दिया, 5वीं पंचवर्षीय योजना का क्या मेन उद्देश्य था, तो गरीबी हटाओ, ठीक है। गरीबी हटाने के चक्कर में गरीब ही हटने लगे थे, ठीक है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की ही थी, ठीक है, तो कौन सी जो आपका योजना 4 वर्ष की ही थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 4 वर्ष की ही थी, चूंकि इंदिरा गांधी ने जो है यहाँ पर 1 वर्ष पहले ही चुनाव करवा दिया था, ठीक है। चूंकि एक बार क्या किया था इंदिरा गांधी ने, 5 के जगह 6 कर दिया था, 6 वर्ष लोकसभा का टाइम, तो फिर उसको सुधारने के लिए 4 वर्ष ही करना पड़ा, ठीक है, अगले पंचवर्षीय, तो उस समय 4 वर्ष का ही हो गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 4 वर्ष का ही था,
7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, ठीक है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 85 से 90। अब कहिएगा इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए आपको मेन रूप से जैसे आप 1950 से शुरू करते हैं, ठीक है, तो 55 तक प्रथम मान के चलिए 5-5 का गैप करके, फिर 55 से 60 आपका द्वितीय हो गया, 60 से 65 तृतीय, फिर 66 से 69 तो आप जानते ही हैं योजना अवकाश हो गया। फिर आपका जो है इस तरीक़ा से जो योजना अवकाश है उसको छोड़ करके 70 से आपका 75 या 75 से 80, तो एक ओवरऑल आपका एक मिल जाएगा आइडिया, ठीक है। 69 से 74 होगा, 69 से 74, फिर 75 से जो है जो भी हो 80, 80 से 85, ठीक है। अब देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां आ गया ना 85 से 90, ठीक है, 85 से 90 आ गया। अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं भी है तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि आपको पता है 5-5 वर्ष की योजना थी, बीच में बस 66 से 69 आपका योजना अवकाश हो गया। तो एक हमने तरीका बता दिया आपको कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो जो योजना अवकाश है वो केवल याद कर लीजिएगा, तो आप 5-5 वर्ष करके, और इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, कि कौन सी पंचवर्षीय योजना या कब से कब तक का जो पंचवर्षीय योजना है कौन सी योजना थी, कितने नंबर की थी। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो बस जो योजना अवकाश जो आया है 2-3 बार, ठीक है, उसको बस याद रखिएगा। आपको नोट्स में सारा दिया हुआ है, और आप लोग अच्छे से जो है पंचवर्षीय योजना को हमने बताया भी था। आप लोग अगर नहीं पढ़े तो कंटेंट में जाके पढ़ लीजिएगा, और उसमें योजना अवकाश केवल याद रखिएगा, 5-5 का गैप है, तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा। अब देखिए 90 से क्या हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 90 से 92 फिर योजना अवकाश रहता है, ठीक है। फिर आपका 90 से 92 क्या रहता है, योजना अवकाश रहता है। आपको पता होगा कि 90 से 92 द्वितीय जो है आपका योजना अवकाश रहता है, ठीक है। तो 1990 से 92 फिर योजना अवकाश हो जाता है 1992। फिर यहाँ पे मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, तो उनके माध्यम से जो है यहाँ पे एलपीजी योजना आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और फिर यहाँ पे आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि 7वीं 85 से 90, 90 से 92 योजना अवकाश, फिर 92 से 97 क्या हो जाएगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, ठीक है। किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए ये सब अब कहिएगा एलपीजी वही हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, यानी पूरे विदेशी जो भी कंपनियां हैं उसको कहा गया कि आप भारत में आकर के व्यापार कीजिए, आपको पूरा छूट दिया गया। उदारीकरण उसी को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो भी निजी कंपनी है उसको बुलाया गया, निजीकरण पर विशेष जोर दिया गया, ठीक है, निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है, पूरे विश्व की कंपनियों को भारत में बुलाहट आया कि आप आइए, अपना अपना उद्योग लगाइए। देखिए अगर आपके पास मान के चलिए पूंजी नहीं है लेकिन आपके पास जमीन है तो आप उसको किराया पे लगा के इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप किराया पे भी नहीं लगाइएगा और पूंजी भी नहीं है तो उससे आपको आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आया देश में तो देखा गया कि इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ी, ठीक है। तो ये सब देन जो है मनमोहन सिंह जी का था, ठीक है, मनमोहन सिंह जी का था, ठीक है। उस समय ये वित्त मंत्री थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, अब देखिए फिर 11वीं पूछ दिया तो आपको पता होगा 12 से जो था 17 जो था 12वीं था, अंतिम हुआ। तो 12 से 17 है तो उससे पहले आपका 7 से 12 चला होगा, तो 7 से 12 एक ही ऑप्शन है। और ये चलता कब से कब है, ठीक है, आपको पता है मार्च क्लोज करना है, मार्च में क्लोज करना है, शुरुआत करना है अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2007 से कब तक चलेगा, 31/3/2012 तक। लेकिन 12वीं तो चल ही नहीं पाया चूंकि 14 में ही चुनाव हो गए थे, ठीक है, और सरकार बदल गया। तो याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था 7 से 12 था।
सारा पंचवर्षीय योजना हमने करा रखा है, इसलिए हमने पहले योजना अवकाश को आज भी रखा, चूंकि यहाँ से निश्चित तौर पे बीपीएससी पूछेगा, नहीं पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं है। निश्चित तौर पे 2 से 3 क्वेश्चन आप देख ही लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? अब इसमें से देखना है 51 से 56 ये सही है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो है देखिए 66 से 71 था, नहीं था ना, अभी तुरंत हमने बताया था 66 से 71 क्या था, 66 से 69 तो आपका योजना अवकाश था ना, तो ये एकदम बिल्कुल रॉन्ग है, तुरंत पकड़ में आ गया, यही आंसर हो गया इसमें रॉन्ग, वही पूछ रहा था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? अति महत्वपूर्ण, कई बार बीपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो सामुदायिक जो विकास का जो है कार्यक्रम पूरे देश में 1952 में स्टार्ट हुआ, तो ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ भारत में कब से हुआ है? तो 1952 से, अति महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था, किस पंचवर्षीय का? तो आत्मनिर्भरता जो है वो आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? अभी तुरंत हमने बोला था कृषि वृद्धि दर पूछे तो चौथी को मारना है, किसको मारना है? चौथी को। लेकिन कृषि किसका उद्देश्य था? प्रथम का, ठीक है। लेकिन हरित क्रांति कब आई? तीसरी में आई। तो ये तीनों चीज कृषि से है, एकदम याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? चौथी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? तो गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसरों का विस्तार करना, टोटल 17 इसके पॉइंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, समावेशी विकास के, ठीक है। पूंजी बाजार का सशक्तिकरण, ये गलत है, इसका मेन उद्देश्य आपका समावेशी विकास का पूंजी बाजार से कोई मतलब इसका नहीं है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो गरीबी, भूखमरी, ये सब जितना भी गरीबी कल्याण से रिलेटेड कार्यक्रम है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, तो ये सब आपका जो है समावेशी विकास में आप मार सकते हैं, वो सही हो जाएगा। लेकिन जो अद्भुत है, अलग लगेगा, जैसे पूंजी बाजार हो गया, ये तो बिजनेसमैन के लिए हो गया, तो इसका मेन उद्देश्य समावेशी विकास का ये नहीं होता। समावेशी विकास मतलब क्या हो गया कि सबका जो है विकास साथ साथ होना चाहिए। जो गरीब व्यक्ति है खास करके, तो उनके विकास के लिए क्या होना चाहिए? गरीबी में कमी आएगा तभी उसका विकास होगा, रोजगार की अवसर आएगी तभी होगा। तो इसीलिए पूंजी बाजार सशक्तिकरण करना ये आपका समावेशी विकास में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़िएगा तो उससे भी जो क्वेश्चन नहीं भी बनता है वो भी आपसे बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकीकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पे बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी? ठीक है, यानी उद्योग धंधा से कहीं ज़्यादा जो आधार है, बेसिक है, जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे बिजली हो गया, जैसे आपका सड़क हो गया, तो ये सब पे जो विशेष ध्यान दिया गया वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित योजनाओं में से उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो सबसे ज़्यादा जो विकास दर देखने को मिला वो आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में, और इस समय आप देखिएगा कि जो भी जिनकी भी सैलरी थी दुगुनी हो गई, यानी यहाँ पे, और लक्ष्य भी था दुगुना सैलरी करने का, लेकिन थोड़ा महंगाई भी बढ़ गया था, लेकिन उच्चतम वृद्धि पर था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो भारत का जो विकास दर था, जीडीपी आप देखिएगा जो नोट्स है उसमें सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा 11वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में, मार्च में। कब हो गया था योजना आयोग का गठन? कब हो गया था? तो 1950 ईस्वी में मार्च में ही आपका भारत में योजना आयोग का गठन हो गया था। ये भी क्वेश्चन VVI का स्क्वायर का ये है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये भी 5 वर्ष के लिए ही होता है वित्त आयोग।
जो वित्त से रिलेटेड होता है। 5 वर्ष के लिए ही आपका क्या होता है, वित्त आयोग का भी गठन किया जाता है। अब है 15वें वित्त आयोग, ये भी पूछ सकता है, अति महत्वपूर्ण है। 15वें वित्त आयोग, इसको भी टिक लगाइए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, NK सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, देखिए जिसमें हम VVI लगा रहे हैं वो एकदम अति महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा वही सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। वित्त आयोग क्या है, तो देखिए वित्त आयोग का मेन रूप से उद्देश्य क्या होता है कि जो भी धन जमा होता है पूरे टैक्स से, जो भी आप लोग देते हैं राजस्व कर, जो GST वगैरह देते हैं, तो उसका क्या करना है कि केंद्र और राज्य के बीच में सही तरीके से बंटवारा हो जाए, जिससे केंद्र के साथ साथ राज्य का भी विकास हो। तो मेन उद्देश्य वित्त आयोग का यही होता है। पंचवर्षीय योजना नहीं, ये तो योजना आयोग का काम है। संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच में बंटवारे का निर्णय, यानी जो भी जमा पूंजी होता है तो दोनों में जो बंटवारा होगा वो यही आपका वित्त आयोग निर्णय लेता है कि किस राज्य को कितना फंड मुहैया करना। मौद्रिक नीति आपका RBI तैयार करता है, किस प्रकार से मनी का कंट्रोलिंग होगा। तो जो आपका सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वही आपका ये करता है मौद्रिक नीति। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच में बंटवारे का निर्णय लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास कार्य नीति के नेहरू मोहलनोबिस मॉडल का अभिलक्षण नहीं है। तो मोहलनोबिस मॉडल क्या था, भारी उद्योग और नेहरू के द्वारा ही इनको, तो यहाँ पे मेन रूप से आप ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन से ही आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पूंजीगत माल के उद्योग का विकास, अर्थव्यवस्था में राज्य की प्रमुख अंतर्भाविकता, सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक निर्विनियमन एवं विनिवेश। तो इसका जो था ये नहीं था, सार्वजनिक क्षेत्र में जो है औद्योगिक निर्विनियमन एवं विनिवेश, यानी निवेश नहीं करना, ऐसी बात नहीं था। यहाँ क्या था, निवेश करने की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ विनिवेश की बात की गई है। ठीक है, तो इसीलिए मोहलनोबिस मॉडल में ये नहीं था, अभिलक्षण नहीं है। यहाँ पर तो औद्योगिक में जो है विकास करने की बात की गई, निवेश करने की बात की गई, जो भी सरकारी तंत्र है उसमें। तो ये आपका गलत है, विनिवेश और निर्विनियमन नहीं था बल्कि विनियमन था। ठीक है, तो ये आपका नकारात्मक हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये अभिलक्षण नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्योगों में नहीं है। अब देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमने पहले ही बताया, बुनियादी स्ट्रक्चर हो, भारी उद्योग हो, तो ये हो गया। रोजगार के अवसर, तो जो स्वाभाविक सी बात है, जब उद्योग का विकास होगा तो रोजगार का विस्तार होगा ही, लेकिन उसका मेन उद्देश्य खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा करना, कृषि उत्पाद को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य बाद में चल करके होगा, या पहला पंचवर्षीय योजना में था, कृषि का विकास करके उत्पादक बनना और दूसरे देश से निर्भरता कम करना। ठीक है, तो इसीलिए ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लग गया था। नए चुनाव हुए, जनता पार्टी चुनी गई और 4 वर्ष में ही चुनाव करा दिया गया था इंदिरा गांधी के समय में। वह कौन सा पंचवर्षीय योजना था, आप लोग बताइए। तो अभी हमने आपको बताया, इंदिरा गांधी के समय में गरीबी हटाओ का नारा जब लगाया गया था, ठीक है, तो उसी समय जो है आपका, और ख़ास करके यहाँ पे नसबंदी वगैरह जो कार्यक्रम लाए गए थे, तो जिससे क्या हुआ कि सरकार की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आलोचना हुई थी और सरकार इंदिरा गांधी जो है हार गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जनता पार्टी चुनी गई थी, तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ठीक है, गरीबी हटाओ भी 5वीं का इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, आपातकाल भी इसी के समय लगाया गया था। ठीक है, अब आते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद। कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, VVI का स्क्वायर है यह क्वेश्चन। ठीक है, निश्चित तौर पे अल्टरनेट साल में पूछे गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, और इसका मेन काम है कि सही तरीके से कोई भी योजना क्रियान्वयन हो रहा है, एग्जीक्यूट सही से हो रहा है या नहीं, इसको देखना। तो ये 6 अगस्त 1952 को
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, योजना आयोग का निर्माण मार्च 1950 में, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, 6 अगस्त 1952 को, ये दोनों याद रखिएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह वित्त एवं बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, उच्च योग्यता वाले अर्थशास्त्री हो, सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेन रूप से सार्वजनिक जो मामला है उसमें अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह के व्यक्ति को यहाँ पे वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान जो आया था, अवधारणा लागू की गई थी, तो इंदिरा गांधी के द्वारा तो नहीं किया गया था। उसके बाद जो आई थी जनता पार्टी की सरकार, तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जनता सरकार लिखा हो, जनता पार्टी कर लीजिएगा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा यहाँ पे जो है रोलिंग प्लान लाया था। TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम करके भी था। योजना, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी तो 66 से 69 तो था ही, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे 1966 से 69। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समावेशी आर्थिक विकास या समाविष्ट आर्थिक विकास भी लिखा रहे तो कोई बात नहीं है। निर्धनता उन्मूलन, तो ये सब तो 5वीं में ही था। सामाजिक न्याय के साथ विकास, ये भी नहीं था। समावेशी विकास, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, एक बार ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का समावेशी विकास, आर्थिक विकास ही मेन इसका उद्देश्य था। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना की संकल्प लिया गया था? समाज के समाजवादी ढांचा। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना, एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूं। ठीक है, ऐसे इसका जो दिया हुआ है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, लेकिन थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्पना, चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही है, सही है। क्योंकि इसी समय जो है जो पंडित नेहरू के द्वारा जो है यहाँ पे टिप्पणी किया गया था समाजवादी को लेकर के। ठीक है, तो ये इसका आंसर द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही होगा, सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और पंडित नेहरू ने यहाँ पर जो है यह चर्चा किया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में समाज के समाजवादी स्वरूप पर टिप्पणी की गई और उसको विस्तारित किया गया और अवधारणा के आधार पर आर्थिक प्रगति के एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार की गई थी। ठीक है, और लक्ष्य 4.5% रखा गया था और आगे चल की प्राप्ति 4.27 होता है। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही होगा। ठीक है, चलिए अभी आपको हमने बताया 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, तो 20 जो सूत्री आर्थिक विकास की बात की गई, तो 20 सूत्री आर्थिक विकास जो है वह 1975 में जब आपका जनता पार्टी की सरकार आई, 1974 में इंदिरा गांधी हार जाती है, उसके बाद तो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम लाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1975 ईस्वी में। किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अब देखिए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये तो सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, इसमें एक पूर्णकालिक, एक सेकंड रुकिए, नीति आयोग के विषय में कौन सा एक सही नहीं है? पूर्णकालिक अध्यक्ष ऐसा नहीं होता है, प्रधानमंत्री जब तक रहेंगे तभी तक उसके अध्यक्ष रहते हैं, पूर्णकालिक नहीं होता। इसका गठन जनवरी 15 में, ये भी सही है। तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये आपका गलत है, ठीक है। इसका पूर्णकालिक अध्यक्ष यानी 5 वर्ष का अध्यक्ष नहीं होता है। अगर बीच में सरकार अगर गिर गई या सरकार में प्रधानमंत्री चेंज हो गए तो फिर वो नए जो है, चूँकि वो 5 वर्ष का योजना है, 15 से 20 चलेगा और फिर 20 से 25, लेकिन अगर 24 में चुनाव होंगे और प्रधानमंत्री हार गए तो ये वहाँ पे हट जाएंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में आपका इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर किस योजना में प्राप्त हुई थी? तो सर्वाधिक जो समृद्धि हुआ था प्राप्त, वो आपका जो आपका आगे बढ़ा है, चूँकि अगर 11वीं रहता तो 11वीं मारते, लेकिन यहाँ 10वीं है तो 10वीं यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका सर्वाधिक समृद्धि देखने को मिला था। चलिए, अब ये पॉइंट वाला है, ये आपको सारा पढ़ना होगा, कौन सही है कौन गलत है। चल योजना रोलिंग प्लान के बारे में विचार कीजिए, जो जनता पार्टी के सरकार के द्वारा आया था। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक, हाँ तो ये एक वर्ष का ही योजना था, ये भी सही है। यह योजना जो 3, 4, 5 वर्ष के नहीं, ये 3, 4, 5 वर्ष के लिए नहीं था, एक वर्ष के लिए था, सालाना था ये योजना। हमने आपको जब पढ़ाया होगा तब बताया भी था। यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित है, बिल्कुल सही। यानी आपका 1-3 सही है, 10, 15, 8वां 20 वर्ष के लिए एक सापेक्ष योजना, ये सब गलत है, ठीक है। तो इसका मेन आंसर क्या हो गया सही? 1 और 3, 1 और 3 आपका क्या हो गया? 1 और 3 इसका सही हो गया, ठीक है, 1 और 3। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय, ये बार बार आ रहा है, ठीक है, ये दूसरा वाला जो है ना, ये बार बार आ जाता है, ठीक है। अब ये बोर करने लगा हम लोग को, ये दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस, हाँ मिस्टेक नहीं होगा आप लोगों से, बहुत बार ये आया। निम्नलिखित में से, चूंकि वो बार बार पूछा इसीलिए यहाँ पे बार बार आ रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस वर्षों में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन का संकलन हम करवा रहे हैं, इसीलिए ये सब क्वेश्चन आपको बार बार आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है फिर आएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये सही है। तीसरा 66 से 71, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे ही स्पष्ट हो जाता है क्योंकि वो योजना विकास था। 12वीं अभी तुरंत बताया, 12 से 17, अब तो आपको याद ही हो गया होगा सब पंचवर्षीय योजना। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? नियोजित विकास का विरोध भी हुआ था, और किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने ही नियोजित का विरोध किया था, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू तो लाए ही थे। लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? तो ये तो डायरेक्ट याद रखिएगा, जो लघु सिंचाई योजना होता है उसका कमान क्षेत्र 2000 हेक्टेयर के लिए होता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ा? तो गेहूं। अब देखिए यहाँ गेहूं, धान, मक्का है, ठीक है, तो सर्वाधिक प्रभाव यहाँ पे गेहूं उत्पादन पे ही पड़ा, और खास करके जो पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान, ये जो 3 राज्य हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, और आपका राजस्थान। और इसके ड्रॉबैक भी हुए, अच्छे से हमने आपको देखिएगा, जो एक टॉपिक हमने हरित क्रांति बताया है, आप देखे होंगे कंटेंट में, बहुत अच्छे से हमने आपको हरित क्रांति के दुष्प्रभाव, प्रभाव, ये सब कुछ बताया है, किस क्षेत्र में ये हुआ और उसके क्या परिणाम हुए, क्या उसके अवगुण हुए आगे चल करके, क्या मिट्टी पे प्रभाव पड़ा, क्या वहाँ के जलवायु पे प्रभाव पड़ा, सब कुछ के बारे में बताया है। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखिए वो सब सारे वीडियो को। देखिए 16 ही वीडियो में पूरा हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया है, तो 16 वीडियो मतलब आप 16 घंटे अगर आप लगा देंगे तो पूरा इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो जो देखिए, जो आपको लगता है जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहा है, टफ है, तो ज़रूर वीडियो देखिए, ठीक है। आप ही लोग के सुविधा के लिए हमने बहुत ही मेहनत से सारा कंटेंट्स तैयार किया, आपको दिया, वीडियो बनाया। बाकी भले आप लोग इस महत्व को समझिए नहीं समझिए, ठीक है, लेकिन हमने अपना भर पूरा प्रयास किया कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और अच्छा जाएगा भी, ठीक है, इसमें नो डाउट है, आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ? तो अभी तुरंत हमने बताया 66 से बाद ही हरित क्रांति आई, तो जो हाइब्रिड बीज का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, ठीक है, तो 1966। भारत में हरित क्रांति के जनक जो भारत में हैं, जैसे भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है, एक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, उनको विश्व स्तर पे माना जाता है, लेकिन जो भारत में अगर पूछेगा हरित क्रांति के जनक, पूछ ही देगा। आप देखिएगा ये सब क्वेश्चन एकदम हिट लिस्टेड क्वेश्चन रहता है, बार बार पूछता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन हैं। अगर दुग्ध का क्रांति है, श्वेत क्रांति क्या चीज़ से संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन का। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका नाम आपने सुना होगा, श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, अति महत्वपूर्ण है, ये भी आपका VVI है, ये भी क्या है आपका VVI है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले उत्पादन करता है? भारत का एक ही तो राज्य है जहां पे आपका कॉफी का उत्पादन बड़े लेवल पे होता है, वो है आपका कर्नाटक। एकदम मारिए ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए और पूछे जाएंगे। भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन कहाँ पे होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा, ये भी आपको पता होगा। सर्वाधिक दाल कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश। अगर बिहार में पूछेगा, पटना, नालंदा, इस सब क्षेत्र में होता है, जिला में। सबसे अधिक प्याज आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में जो होता है, सबसे ज़्यादा प्याज नासिक से आता है। बिहार में भी अगर घटता है तो सब ये महाराष्ट्र से, नासिक से आपका जो है प्याज आता है, महाराष्ट्र से। तो सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ पे होता है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र, याद रहेगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन बागवानी से संबंधित है? तो जो स्वर्णिम क्रांति या स्वर्ण क्रांति लिखा रहेगा वो बागवानी से संबंधित। तो ऑपरेशन फ्लड ये दूध से, हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से, तो स्वर्णिम जो क्रांति है बागवानी से या स्वर्ण क्रांति। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? जो सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भारत में लोग खाते भी हैं वो धान यानी चावल, सबसे ज़्यादा भारत का जो चावल ही लोग खाते हैं, और सबसे ज़्यादा उपजाते भी, स्वाभाविक है, उपजाते भी चावल ही है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा भारत में धान की ही खेती होती है। सर्वाधिक क्षेत्र में जो खेती होती है वो किसकी होती है? गेहूं नहीं मारिएगा गलती से भी, धान की खेती होती है, याद रखिएगा। इंडिया जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2019 के अनुसार कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत? आपको हमने बताया 24.25% जो है आपका वन है, जबकि होना चाहिए आपके यहाँ 33%, लेकिन कितना है? मात्र 24.25%। याद रखिएगा, पूरे भारत का वन से आच्छादित है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ VVI क्वेश्चन है ये। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है वो कृषि उपज के लिए जो MSP जो तैयार करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो देता है MSP, वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, वही तय करता। अति महत्वपूर्ण है, VVI है। जो इकोनॉमिक्स वाले होंगे अच्छे से देखते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। बाकी 1 to 5 में तो 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है? तो सबसे ज़्यादा जो है सिंचित क्षेत्र में, तो देखिए सबसे ज़्यादा, देखिए पहला नंबर तो धान, देखिए जो चावल होता है बिना सिंचाई का तो होगा ही, क्योंकि धान आपको पता ही है पानी में ही होता है, पानी इसको बहुत जल चाहिए होता है। तो जो फसल के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक क्या होगा? तो स्वाभाविक है, जो सिंचाई जहां होगा वहीं चावल होगा, तो चावल ही होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? चावल। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन उत्पादन? तो तेल पीली क्रांति, तेल से सरसों का फूल भी पीला होता है ना, याद रखिएगा। पीली क्रांति जो है, तेल भी आप जब लाते हैं तो पीला दिखता है ना सरसों का तेल, तो पीली क्रांति तिलहन से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, ब्राजील। बताइए इसमें से कौन सा देश सब्जी सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है? तो सबसे ज़्यादा चीन करता है। जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा भी चीन ही उत्पादन करता है।
विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक अभी हमने तुरंत बताया था नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व स्तर पे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यहां तक बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? भारत में व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1985 में हुआ था। ठीक है, फसल बीमा योजना, अगर आग लग गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, उस स्थिति में किसानों को मुआवजा दिया जाता है। तो ये भारत में 1985 से आया है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, ये अति महत्वपूर्ण है। कृषि अनुसंधान वाला क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो हैदराबाद में है, ये कहाँ पे है? तो कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो एकेडमी है वो आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। ठीक है, वन अनुसंधान पूछेगा तो वो देहरादून में। ऑपरेशन फ्लड आपको पता ही है। ऑपरेशन फ्लड क्या चीज से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड क्या चीज से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का HYV मतलब हाइब्रिड बीज नहीं है? तो सोनालिका भी है, कल्याण सोना भी है, रत्ना आपका जो है वो गेहूं का नहीं है। ठीक है, रत्ना जो है आपका गेहूं का नहीं है। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो जो भी अगर आपका फूड से रिलेटेड अगर पूछ दे संस्था तो ले जाइएगा उसको कहाँ पे? तो रोम में, इटली। ठीक है, फूड से संबंधित जो पूछेगा, ठीक है, तो फूड से संबंधित कोई भी संस्था के बारे में पूछेगा तो कहाँ ले जाना है आपको? इटली और रोम। ठीक है, इटली का जो रोम है वो फूड से संबंधित संस्थान। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, वो आपका भारत में जो है वो जयपुर में ही स्थित है, कृषि विपणन संस्थान। ठीक है, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, कौन सा फसल होगा? तो रबी फसल तो अक्टूबर नवंबर में ही बोया जाएगा, तो रबी तो होगा नहीं। अब बताइए इसमें से खरीफ और मंदी में से बताइए। तो ये खरीफ ही होता है। ये कौन सा फसल होता है? खरीफ फसल। खास करके मोटे अनाज इसमें आपको होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से आया है? तो ये बहुत बाद में आया है, 1998 से। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो KCC जो लोन जो मिलता है, KCC आप लोग सुने होंगे नहीं? तो ये 1998 से आया है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, लुधियाना, जबलपुर। तो आपका प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है लुधियाना में स्थापित किया गया। बिहार में अगर पूछेगा तो पूसा में एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हुई थी। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो अभी हमने तुरंत बताया था आपको, गेहूं से ही है। कौन से है? गेहूं से। न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में निम्नलिखित में से किस विचार नहीं किया जाता है? उत्पादन लागत, इस पर जरूर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजार में कीमत प्रवृत्तियां, ये भी। निर्वाह व्यय सूचकांक, ये नहीं। अब किसान कम पे निर्वाह कर लें उससे मतलब हमको नहीं है। जो उत्पादन लागत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसका क्या कीमत चल रहा है, तो उससे आपका MSP निर्धारित होता है। तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो विचार नहीं किया जाता इस पे। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? अभी तुरंत हमने बताया था, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो सबसे अनाज जो उत्पादन करता है पूरे देश में वो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के कारण ही यह सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो अधिकतम अंशदान करता है अनाज में आपका, वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस प्रकार के उत्पादन के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? औद्योगिक उत्पाद, कृषि उत्पाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कृषि उत्पाद के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का यहाँ पे सिफारिश होता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अब भारत का प्रथम स्थान है। अब भारत का कितना स्थान है? प्रथम। पहले डेनमार्क का था, लेकिन अब भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? यानी इतनी उपज है लेकिन फिर भी निर्यात नहीं किया जाता है, जहाँ तक कि आयात ही हो जाता है, वो है आपका दाल। दाल जो है आपका निर्यात नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि में वृद्धि दर ऋणात्मक रही, यानी बहुत कम हुआ? तो ये आपका 2014-15 में कृषि वृद्धि दर बहुत ऋणात्मक देखने को मिला। फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। देखिए उर्वरक की मात्रा के बार बार, देखिए फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग। अब नत्रजन क्या है ये शब्द हमको देखना पड़ेगा, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा ये नत्रजन है क्या। ठीक है, नत्रजन उपयोग क्षमता का वृद्धि की जाती है। एक सेकंड रुकिए, हम इसको देख लेते हैं ये क्या है। बहुत टाइपिंग मिस्टेक भी रहता है तो समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए मुझे थोड़ा भी लगता है कि कहीं कन्फ्यूजन है तो मैं सबसे पहले उसको देख लेता हूँ कि आप लोग में भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, गलत पढ़ाने से अच्छा है कि उस चीज़ को ना पढ़ाया जाए। ठीक है, ये नाइट्रोजन होगा, समझे ना, ये गलती लिखा, नाइट्रोजन होना चाहिए। फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती उर्वरता का मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका नत्रजन लिखा हुआ है ना, ये नाइट्रोजन होगा। ठीक है, इसको नाइट्रोजन ही होगा ये। ठीक है, तो इसमें आपका सभी हो जाएगा, ये नाइट्रोजन होगा। ये नाइट्रोजन को ही लगता है तेजी में टाइपिंग मिस्टेक किया है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती? तो देखिए जो सोयाबीन होता है, ठीक है, वो सर्वाधिक हमने बताया कि जो आपका तिलहन है, दलहन है, इसमें आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, तिलहन में से राजस्थान एक नंबर पे है। लेकिन आपका सोयाबीन की खेती के मामले में सबसे एक नंबर जो है आपका मध्य प्रदेश ही है। सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में ही है, याद रखिएगा। अब देखिए इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष में सभी रंग होते हैं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, तो इनमें सभी से क्या हो जाएगा ये? इनमें सभी से। इंद्रधनुष मतलब सब क्रांति को मिला जुला ही क्या कहलाता है? इंद्रधनुषीय क्रांति। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों का योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन, रबी के साथ साथ नहीं, कई तरह के फसलें उगाना, पशुपालन करना, बिल्कुल यही, कई तरह के फसलें उगाना साथ साथ पशुपालन करना भी इसका क्या होता है कि मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो मिश्रित का यही अर्थ होता है कि फसल के साथ साथ पशुपालन भी करना। ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है, द्वितीय हरित क्रांति का जो संबंध है वो आपका अधिक उपज देने वाले बीजों से, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से, चावल के उत्पादन से तो नहीं, इसका है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। यानी कहने का अर्थ है कि आप जो है जैविक खाद का प्रयोग करके, ठीक है, तो जैविक खाद का प्रयोग करके आप उपज को बढ़ाइए, ना कि यूरिया, पोटास और केमिकल वाले रसायन का प्रयोग करके। ठीक है,
तो द्वितीय हरित क्रांति का संबंध क्या है कि जैव तकनीक, जिससे कि जैसे आप खेत में यूरिया देते हैं या अन्य उर्वरक देते हैं, उसके जगह पे आप जैविक जैसे गोबर हो गया ये सब दीजिए, नीम कोटेड यूरिया दीजिए, तो ये सब की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है। तो देखिए यहाँ पे जो है लाल क्रांति सेब उत्पादन से संबंधित है, तो आंसर हो गया आपका लाल क्रांति, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आपको टोटल कितना क्वेश्चन आज कराया, 86 करवाया। इसी प्रकार से 5 आपको हमने टेस्ट भी आपको डाल दिया है। सोशल साइंस वाले में आप जाइएगा, उसमें 1 to 5 वाले में भी मैं इकोनॉमिक्स का डाल दूंगा। जब आप देखिएगा तो उसमें आपको सेट भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि अच्छे से दीजिएगा, और बाकी समझाने के लिए तो हम हैं ही, ठीक है। हम आपको PDF जो है ग्रुप में सेंड कर देते हैं, ठीक है। बाकी लगभग सब क्वेश्चन सही ही था, एक जगह केवल नाइट्रोजन लिखा हुआ गलत था, बाद बाकी जो है लगभग सब सही ही था, एक आध ठो कहीं मिस्टेक होगा तो होगा, ठीक है। हमने भेज दिया इसको। भाई बायोलॉजी ईयर का तो सारा कुछ कंटेंट में डाला हुआ है, 1 to 5 के फोल्डर में जाइए, बायोलॉजी से डाउनलोड कीजिए। बार बार मुझे जो आप लोग लिखते हैं कि व्हाट्सएप पे भेजिए, ये सही बात नहीं है। आपको कंटेंट में हमने डाल रखा है, क्यों डाला है हमने, 1 to 5 में कंटेंट में जाइए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबको डाल रखा है हमने, पॉलिटी, हिस्ट्री इतना डाल दिया है, आप लोग फिर भी आप लोग परेशान करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।